Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we will learn aggregate demand and aggregate supply approach, saving investment approach. तो आज हम जानेंगे aggregate demand, aggregate supply approach क्या होती है और saving investment approach क्या होती है equilibrium की. कब equilibrium आता है ADAS approach से और saving investment approach से. इससे पहले हमने कंजम्पशन सेविंग फंक्शन डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, तो आपने ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में जाना था. जब कंजम्पशन इक्वल हो जाती है इनकम के, सेविंग जीरो होती है, इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. इससे पहले जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है इनकम से, सेविंग नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि कोई सेविंग में से खर्चा होता है. और जब इनकम ज्यादा हो जाती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से कम हो जाता है, तब पॉजिटिव सेविंग होती है. तो हमने टेबल ग्राफ से अच्छे से डिटेल में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लो. एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की इंट्रोडक्टरी वीडियो जो थी, इसमें इनका बेसिक मीनिंग बताया था, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. आज हम जानेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में. इससे पहले मैं थोड़ा बेसिक आपको बता देती हूँ. एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड है पूरी इकोनॉमी में क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो सारे buyers are willing to buy at a particular price for a period of time. Aggregate का मतलब होता है टोटल. तो टोटल इकोनॉमी में जो डिमांड है किसी चीज की, तो वो हम कहते हैं उसे एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड हम कैसे निकालते थे? सारे एक्सपेंडिचर ऐड करके, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो सरकार का खर्चा है, प्राइवेट हाउस होल्ड्स का खर्चा है, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स, इसको ऐड करके हम निकालते हैं एग्रीगेट डिमांड. हमने डिस्कस किया था. एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑल द सेलर्स इन इकोनॉमी आर विलिंग टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. वो क्वांटिटी गुड्स या सर्विस की सारे सेलर एक पॉइंट पे सेल करना चाहते हैं. हमने ये भी डिस्कस किया था कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है नेशनल इनकम के. एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के इक्वल होता है. ठीक है, अभी इसको हम प्रूव भी करेंगे टेबल और ग्राफ में. देखते हैं इक्विलिब्रियम कब होता है. The equilibrium level of national income is determined at a point where aggregate demand equals aggregate supply. जब aggregate demand और supply equal हो जाती है तो वो होता है equilibrium. माइक्रो में भी जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होती थी तो equilibrium है. यहाँ पे aggregate मतलब टोटल डिमांड इकोनॉमी में टोटल सप्लाई के जब इक्वल हो जाती है उसको हम कहते हैं equilibrium. जितनी डिमांड है उतना ही सप्लाई हो रहा है, तो वो है इक्विलिब्रियम की स्टेट है, बैलेंस की स्टेट है. ठीक है. अब एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. वैसे हम इसमें नेट एक्सपोर्ट्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी ऐड करते हैं, लेकिन हम टू सेक्टर इकोनॉमी के कंसेप्ट लेते हैं. तो एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर इकोनॉमी में होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. और एग्रीगेट सप्लाई अभी हमने कहा कि इनकम के बराबर होता है एग्रीगेट सप्लाई. इनकम के क्या दो पार्ट होते हैं? कंजम्पशन प्लस सेविंग. इनकम को या तो कंज्यूम करते हो, खर्चा करते हो, उससे खपत या फिर बचत. तो एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन प्लस सेविंग, एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. अभी हमने देखा इक्विलिब्रियम में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाते हैं, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. एग्रीगेट डिमांड की जगह हमने लिख दिया कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट सप्लाई की जगह कंजम्पशन प्लस सेविंग लिख सकते हैं. सो C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस एस. तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो क्या होगा? C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस एस. तो जब आप बैलेंस करेंगे हमें जैसे इस C को वहां ले जाते हैं तो ऐसे कह देंगे I इज इक्वल टू C प्लस एस माइनस C. ये C जब यहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो C से C कट गया. इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग बचा क्या? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग या सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. तो इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम पॉइंट पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं. तो जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होंगे उस पॉइंट पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है, इसको हम एक टेबल की हेल्प से समझते हैं. इनकम, यहाँ पे अलग अलग इनकम लेवल्स दी हुई है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की. इनकम लेवल देखते हैं. जब जीरो है इनकम
जीरो इनकम पे भी कुछ कंजम्पशन कुछ खर्चा होता है, लास्ट का बच्चे को पता है। ये जब इनकम जीरो दिया तो कुछ तो खर्चा होते हैं, बेसिक फूड क्लोथिंग शेल्टर, प्रोडक्ट का मकान का खर्चा तो होता है, ये सब का। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीरो लेवल ऑफ इनकम पे है 40, मतलब ये खर्चा सेविंग से किया जा रहा है, तो सेविंग माइनस 40, 40 कम हो गई। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट दिया हुआ है 40, सब में कम 40 है। ठीक है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये देखा। तो कंजम्पशन है 40, इन्वेस्टमेंट है 40, तो एग्रीगेट डिमांड कितना हो जाएगा? 40 प्लस 40, 80। और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो कंजम्पशन 40 है, सेविंग माइनस 40, तो 40 माइनस 40 ये जीरो, जीरो। फिर देखो इनकम जब 100 हुई तो 120 कंजम्पशन बढ़ा, सेविंग माइनस 20, इन्वेस्टमेंट फिक्स है 40, एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट 120 प्लस 40 160 है। और एग्रीगेट सप्लाई क्या है? कंजम्पशन प्लस सेविंग, कंजम्पशन और सेविंग 120 माइनस 20 100। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ देखो 300 लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन है 280, 280। अब देखो इनकम से कम हो गया कंजम्पशन, इनकम बढ़ गई ना, तो कंजम्पशन इनकम से कम हो गया। सेविंग है 20, इन्वेस्टमेंट 40 कांस्टेंट है, एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट तो 280 प्लस 40 320, और एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन प्लस इनकम मतलब 280 प्लस 20 300। ठीक है। अब यहाँ देखिए कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर है? 200 लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन और इनकम बराबर है, कितना कमा रहा है उतना ही खर्चा हो रहा है, इतना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जितनी इनकम है ना, जितनी इनकम आ रही है उतना ही कंज्यूम कर दिया जा रहा है, जितनी कमाई हो रही है उतनी खपत हो रही है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल है इनकम के। इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे सेविंग जीरो हो जाती है। सेविंग क्या होती है इस पॉइंट पे? जीरो। हमने करा था लास्ट क्लास में अच्छे से, क्योंकि एक बार देख लीजिए, ये है ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे कंजम्पशन इनकम इक्वल हो जाता है, सेविंग जीरो हो जाएगी। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम कब होता है? जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के जब बराबर होती है, तो एग्रीगेट डिमांड कहाँ इक्वल दिख रही है एग्रीगेट सप्लाई के? अच्छा, आप देख सकते हो एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल है, 0 100 200 फिर 500 600, एग्रीगेट सप्लाई भी 0 100 200 100 600। अभी हमने निकाला था एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन और सेविंग ऐड करके, और एग्रीगेट डिमांड हमने कैसे निकाला? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट ऐड करके। अच्छा, इक्विलिब्रियम कब होगा? कौन सा पॉइंट है इक्विलिब्रियम में? जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। यहाँ पे देख सकते हैं 400 लेवल ऑफ इनकम में एग्रीगेट डिमांड इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई के, 400 डिवाइडेड भी 400 है और सप्लाई 400 इनकम लेवल पे। फिर एक और चीज हमने देखी थी कि इक्विलिब्रियम में सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होना चाहिए। क्या यहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल है? सेविंग है 40, इन्वेस्टमेंट है 40, सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इनकम पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होना चाहिए, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होनी चाहिए। ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट एट 400 लेवल ऑफ इनकम। ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कंफ्यूज मत होना। ब्रेक इवन पॉइंट वो है जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो जाता है, ठीक है, और सेविंग जीरो हो जाती है। इक्विलिब्रियम पॉइंट है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाता है और सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हो 500 जब हुई इनकम लेवल, तब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 440, यहाँ पे अब इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन से, तो सेविंग पॉजिटिव, इन्वेस्टमेंट 40, एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट मतलब 40 प्लस 40 किया 480, और एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन प्लस सेविंग 440 प्लस 60 500। ऐसे करके यहाँ पर कैलकुलेट किए हुए हैं सारे न्यूमेरिकल्स। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जो इक्वल है, जो येलो से हमने मार्क किया हुआ है, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल है 400 लेवल ऑफ इनकम। अब ये चीज हमें ग्राफ से समझते हैं।
ठीक है। ये इनकम लेवल है, एक्स एक्सिस पे इनकम डिनोट किया हुआ है। ये है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई एक 45 डिग्री लाइन है। एग्रीगेट सप्लाई इनकम की इक्वल होती है, 45 डिग्री लाइन है। ये आप डैश डैश वाला कर्व देख रहे हो, ये है कंजम्पशन कर्व। देख रहे हैं डैश डैश वाला, ये है कंजम्पशन कर्व। और उसके ऊपर जो है ये है एग्रीगेट डिमांड कर्व। इनकम 45 डिग्री लाइन है, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन कर्व। जब इनकम इक्वल हुई कंजम्पशन के, इक्वल है कंजम्पशन की, बी से ब्रेक इवन पॉइंट दिखाया हुआ है, बी से ब्रेक इवन पॉइंट है जब कंजम्पशन इक्वल है इनकम के। यहाँ पे सेविंग 0 है, सेविंग 0 हो गई ना। सेविंग देखो यहाँ पे सेविंग इनकम, ये सेविंग कर्व है, सेविंग इधर 0 है क्योंकि कंजम्पशन जो है वो इनकम के इक्वल हो रहा है। जितना खपत हो रही है उतना ही कमाई हो रही है, उतना ही खपत हो रहा है। तो कंजम्पशन इनकम के इक्वल है, ये सेविंग 0 है। इससे इस तरफ देखो, इसके राइट अगर आप देखें कंजम्पशन। चलिए इसको एक ग्राफ के हेल्प से समझते हैं। ये 45 डिग्री लाइन जो आप देख रहे हैं ये है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री लाइन है। उसके ऊपर जो आप ये देख रहे हो डैश डैश डॉट डॉट वाली लाइन, ये है कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व। और उससे ऊपर जो लाइन है वो है हमारी एग्रीगेट डिमांड। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, यहाँ लिखा भी है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड। जो नीचे आप देख रहे हैं ये है सेविंग कर्व और नीचे इनकम लाइन भी दी है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। जब इनकम कंजम्पशन की इक्वल होती है, स्विच हम कर चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ कंजम्पशन इनकम के इक्वल है, कंजम्पशन इनकम के इक्वल है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट पे जब जितना कमाया उतना खर्च दिया, तो उस केस में सेविंग क्या होगी, सेविंग 0 होगी। ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग 0 होती है, सेविंग इज इक्वल टू 0। ये है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट के अगर आप राइट में देखें, कंजम्पशन जो है इनकम से ज़्यादा है, कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है, तो यहाँ पे सेविंग नेगेटिव जा रहा है। सेविंग नीचे जा रहा है ना, 0 से भी सेविंग नेगेटिव है। जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से कम हो गया, ये कंजम्पशन है डैश डैश वाली लाइन, ये जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से कम हो गया तो सेविंग पॉजिटिव जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये था ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखते हैं इक्विलिब्रियम। एग्रीगेट डिमांड कर्व देख सकते हो, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये 45 डिग्री लाइन। तो ये जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाएंगे एक पॉइंट पे, ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम अभी हमने देखा, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होना चाहिए, सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होना चाहिए। ये सेविंग कर्व है, सेविंग, तो यहाँ पे ये है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। तो क्या इक्विलिब्रियम पे जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो रहे हैं, यहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल है इस पॉइंट पे, ये भी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सेविंग जब इन्वेस्टमेंट के इक्वल है, ये है एग्रीगेट डिमांड भी एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ सेविंग इक्वल है इन्वेस्टमेंट के और एग्रीगेट डिमांड इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई के, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर्व था, ये सेविंग, दोनों इंटरसेक्ट किए, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम, एग्रीगेट डिमांड भी एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, ये होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इसके लेफ्ट में देखिए, इसके लेफ्ट में जब एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है,
एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, इधर डिमांड का कर्व ऊपर जा रहा है, सप्लाई का नीचे है, AD इज ग्रेटर देन AS। तो उस केस में क्या होता है, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, तो इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए, डिमांड और सप्लाई को बराबर लाने के लिए क्या किया जाएगा, इस केस में प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। प्रोड्यूसर क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन रेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी सब डिमांड ज़्यादा है, उनके पास सप्लाई कम है चीज़ों की, तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए वो एम्प्लॉयमेंट करेंगे, लोगों को हायर करेंगे, तभी तो उनका काम हो पाएगा। ठीक है, हायर करेंगे तो उनका, इस केस में प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को काम मिलेंगे अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो लोगों को सैलरी मिलने लगेगी, वेजेस मिलने लगेंगे, इनकम मिलने लगेगी, तो उससे इनकम लेवल भी बढ़ेगा, इनकम लेवल भी बढ़ेगा, तो जो है इकोनॉमी ग्रो करेगी। क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई की, सप्लाई से किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे प्रोड्यूसर्स, ताकि डिमांड को मैच कर सकें। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को हायर करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम लेवल बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे जब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड, देखो डिमांड कम नीचे आ गया, सप्लाई कम ऊपर है। अब जब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो मतलब डिमांड को कम है, जो चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो बेकार जा रही है, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। तो क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे, रिड्यूस करेंगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कम कर दिया तो कुछ लोगों को भी ले ऑफ कर देंगे जॉब से, क्योंकि अब उनको इतने ज़रूरत नहीं है इनकी, इतने प्रोडक्शन की, इतने काम की, तो कुछ लोगों की सर्विस भी दे दी जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम कर दिया जाएगा, वर्कर्स को ले ऑफ कर दिया जाएगा, और इनकम लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, इनकम लेवल रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी, वर्कर्स को हायर किया जाएगा, इनकम लेवल बढ़ेगी। और जब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तो प्रोडक्शन कम कर दिया जाएगा, वर्कर्स को ले ऑफ कर दिया जाएगा, इनकम लेवल कम हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कब है, ई लेवल, OM लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इनकम भी देखिए एट OM लेवल ऑफ इनकम, ये है इनकम लेवल इक्विलिब्रियम की। जब इससे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो इनकम लेवल को क्या करते हैं, इनकम लेवल बढ़ रही है, देख सकते हो यहाँ एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड, तो इसको इक्वल करने के लिए इनकम लेवल बड़ी, एक हायर इनकम लेवल की तरफ आ गए। लेकिन जब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा था एग्रीगेट डिमांड से, तो इनकम लेवल कम हो गई, एक लोअर इनकम लेवल की तरफ आ गए इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। ठीक है, हम इसको हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, अभी हमने देखा। द इक्विलिब्रियम इनकम लेवल इज OM एट पॉइंट ई, इक्विलिब्रियम है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, इक्विलिब्रियम इनकम लेवल है OM। ठीक है, aggregate demand is greater than aggregate supply. It means buyers are planning to buy more goods and services than producers are planning to produce. मतलब इससे इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। Producers keep a certain stock of goods ready called inventory. कुछ प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, कुछ स्टॉक ऑफ गुड्स रेडी रखते हैं, जिसको स्टॉक इन्वेंट्री कहा जाता है। When aggregate demand is greater than aggregate supply, जब ADAS से ज़्यादा होता है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, it means buyers are buying faster than sellers are expecting, मतलब सेलर ने जो एक्सपेक्ट किया था उनकी सेल होगी, गुड्स और सर्विस इतने बिकेंगे, उससे ज़्यादा डिमांड आ रही है। इन्वेंटरी स्टार्ट फॉलिंग एंड कम बिलो द डिजायर लेवल, तो जो उन्होंने स्टॉक रेडी रखा हुआ था ना, गुड्स का कुछ स्टॉक रखते हैं प्रोड्यूसर, जब डिमांड आएगी उसको बेचेंगे, तो जो उन्होंने स्टॉक रखा था वो भी उनका कम पड़ गया, क्योंकि डिमांड ज़्यादा आ रही थी, तो इन्वेंट्रीज कम होने लग गए। टू ब्रिंग बैक द इन्वेंट्रीज एट द डिजायर लेवल, तो अपना स्टॉक बढ़ाने के लिए, या कि डिमांड को मैच कर सकें, प्रोड्यूसर्स एक्सपेंड प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जिससे अभी हमने देखा। दिस इंक्रीजेस द एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी, अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी,
विच इन टर्न इंक्रीजेस द इनकम लेवल, जिससे इनकम लेवल बढ़ेगा, लोगों को वेजेस सैलरी मिलने लगेंगे, इनकम लेवल बढ़ जाएगा। इन द इकोनॉमी विच रेजेस टिल एडी एंड एएस बिकम इक्वल अगेन। तो कब तक इनकम लेवल बढ़ेगा, प्रोडक्शन कब तक किया जाएगा, कब तक बढ़ाया जाएगा, जब तक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल नहीं हो जाता और इनकम बढ़ के कितना पहुंच जाएगी, OM लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। When AD is less than AS, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है, तब क्या होगा? It means buyers are planning to buy less than what sellers are planning to produce. मतलब सेलर जितना सेल करना चाहते हैं उससे कम लोग डिमांड कम कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट इन्वेंट्री स्टार्ट राइजिंग, अब उनका स्टॉक बढ़ता जा रहा है क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा, डिमांड कम है, तो इन्वेंट्रीज जो है, स्टॉक जो है वो बढ़ है। एंड मूव अबव द डिजायर्ड लेवल, तो जितना डिजायर्ड लेवल था उससे भी ज़्यादा स्टॉक बढ़ गया। द प्रोड्यूसर्स रिड्यूस द प्रोडक्शन, जब उनका सामान बिक ही नहीं रहा, स्टॉक बढ़ रहा है, तो वो नया प्रोड्यूस थोड़ी करेंगे, वो प्रोडक्शन कम कर देंगे। एंड ले ऑफ वर्कर्स को ले ऑफ करने लगेंगे, हटाने लगेंगे, विच इन टर्न रिड्यूसेस द इनकम लेवल, जिससे इनकम लेवल कम हो जाएगा। एंड कीप्स ऑन फॉलिंग टिल AS एंड AD बिकम इक्वल। तो उससे इनकम लेवल कम होने लगेगा और तब तक कम होता है इक्विलिब्रियम जब तक आ जाएगा। ठीक है, कम हो गया ना इनकम, पहले यहाँ पे यहाँ ज़्यादा था इनकम लेवल, मान लो ये है, तो इससे यहाँ आ गया, इनकम लेवल कम हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या कहती है? नेशनल इनकम इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ex ante सेविंग इक्वल्स ex ante इन्वेस्टमेंट। ex ante एक्सपोज हमने किया था, ex ante का मतलब होता है प्लान्ड, तो हम प्लान सेविंग प्लान इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। एक्सपोज का मतलब होता है एक्चुअल। ठीक है, ये इकोनॉमी में नेशनल इनकम में जो कंसेप्ट आप पढ़ोगे मोस्टली सब एग्जेंटे ही होते हैं, प्लान्ड होते हैं। तो नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम में है जब प्लान्ड सेविंग प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एग्जेंटे सेविंग एग्जेंटे इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। व्हेन सेविंग इज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तब क्या होगा ये समझते हैं। पहले वही वाला टेबल है जो भी हमने देखा था, टेबल आप बनाना सीख लेना। टेबल ग्राफ सबको बनाने आने चाहिए और इन्हें एक्सप्लेन करना भी। तो इनकम लेवल वही जो भी हमने देखा, 0, 100, 200, 300, 400, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तो ये हम टेबल डिस्कस कर चुके हैं, तो हम दोबारा नहीं जाएंगे एक्सप्लेनेशन में। इक्विलिब्रियम देखिए कहाँ पे होगा, जहाँ एग्रीगेट डिमांड इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई के 400 लेवल ऑफ इनकम, या सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल है। तो 400 लेवल ऑफ इनकम है आपका इक्विलिब्रियम लेवल, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। ठीक है, इसको भी हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच को एक ग्राफ के साथ समझते हैं। ये है एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री लाइन, कंजम्पशन कर्व जो डैश डैश वाला दिख रहा है ना, कंजम्पशन कर्व, जब ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, तब सेविंग, ये सेविंग है, सेविंग कर्व है, और ये इन्वेस्टमेंट है जो सेविंग और इनकम इक्वल हो जाते हैं, कंजम्पशन और इनकम, तो सेविंग क्या है आपकी 0 हो गई, सेविंग 0 हो गई। जब कंजम्पशन ज़्यादा था इनकम से, डॉट वाला देख सकते हो इसके ऊपर है इनकम लाइन के, जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा था इनकम से, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये इनकम, तो जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है तो सेविंग नेगेटिव है, जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से कम है तो सेविंग पॉजिटिव है। ये तो हम पहले कर चुके हैं, ब्रेक इवन पॉइंट है। इक्विलिब्रियम कब होगा? जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। आप देख सकते हो एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन कर्व के इक्वल है। एग्रीगेट डिमांड यहाँ लिखा है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। कंजम्पशन कर्व डॉटेड वाले कर्व के ऊपर जो जा रहा है वो है आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की जो इक्वल हो जाती है वो है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सेविंग इक्वल है इन्वेस्टमेंट के, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। देख सकते हो यहाँ सेविंग इक्वल है इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, अब इस पॉइंट के इक्विलिब्रियम पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट का
इस पॉइंट के लेफ्ट में देखो, इस पॉइंट के लेफ्ट में ये इन्वेस्टमेंट है, ये सेविंग। तो अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग से। ये इन्वेस्टमेंट वाला कर्व जो स्ट्रेट जा रहा है सेविंग कर्व के ऊपर है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग के, या सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। और इस तरफ सेविंग कर्व ऊपर जा रहा है इन्वेस्टमेंट के, तो कह सकते हैं सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो अब ये दो केसेस देखेंगे, इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, एंड सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तब क्या होता है? The economy is in equilibrium when saving is equal to investment as is equal to it at point D। हमने देख लिया। When saving is less than investment, जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग से, सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है। सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट when aggregate demand is greater than aggregate supply। देख लो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर है, और सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है। ये इन्वेस्टमेंट है, ये सेविंग उससे नीचे जा रहा है। तो जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है तो सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है। दिस विल रिजल्ट इन इन्वेंट्रीज फॉलिंग बिलो द डिजायर्ड लेवल। As a result, producers produce more by employing laborers, thereby their income rises. So also saving, as saving is a function of income till it reaches equilibrium point where saving is equal to investment। तो इसमें भी हमने देखा कि इन्वेंट्रीज जो है कम हो जाएंगी, स्टॉक ऑफ गुड्स कम हो जाएगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। तो इस एज रिजल्ट प्रोड्यूसर प्रोड्यूस मोर बाय एम्प्लॉइंग लेबरर्स, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, प्रोड्यूसर ज़्यादा लोगों को हायर करेंगे ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़े, उससे उनकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, जिनको हायर किया जा रहा है उनको वेजेस सैलरी मिल रही है तो इनकी इनकम बढ़ गया, इकोनॉमी में इनकम लेवल बढ़ रहा है। सो ऑल्सो सेविंग, तो सेविंग भी बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी, क्योंकि सेविंग एक फंक्शन ऑफ इनकम है। जब इनकम बढ़ने लगती है तो सेविंग भी बढ़ने लगेगी। एंड इट राइजेस टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग कब तक बढ़ती रहेगी? सेविंग यहाँ पे नेगेटिव था, इन्वेस्टमेंट से कम था, क्योंकि डिमांड जब ज़्यादा होगी तो क्या होगा, प्रोड्यूसर्स लोगों को हायर करने लगेंगे, हायर करेंगे तो उनकी लेबरर्स की सैलरी वेजेस बढ़ेंगे, तो उनको इनकम बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी। तो सेविंग बढ़ते बढ़ते जब इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगी तो वो है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, क्योंकि इनकम बढ़ी तो सेविंग भी बढ़ेगी, तो सेविंग बढ़ते बढ़ते जब इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो गया तो वो है इक्विलिब्रियम पॉइंट। अभी हम सेविंग इन्वेस्टमेंट से समझ रहे हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एटीएस अप्रोच हमने कर ली। ठीक है, ये है इक्विलिब्रियम। तो तब तक बढ़ेगी जब तक इक्विलिब्रियम तक नहीं आ जाती, तो सेविंग यहाँ तक पहुँच जाएगी। When saving is greater than investment, जब सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से। सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट when aggregate supply is greater than aggregate demand। जब एग्रीगेट सप्लाई का ऊपर जा रहा है, एग्रीगेट डिमांड नीचे है। तो जब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से तो सेविंग पॉजिटिव है, सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है। The inventories will increase above the desired level. Hence, producers will cut down the production by laying off workers. Their income will fall. So their income till it reaches, so their saving होगा, so their savings till it reaches the equilibrium point where saving is equal to investment। अब यहाँ पे क्या होगा, इन्वेंट्रीज विल इंक्रीज, क्योंकि डिमांड कम होगी सप्लाई से तो स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक जब चीज़ों का बड़ा रहेगा तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कट कर देंगे, प्रोडक्शन कम कर देंगे, वर्कर्स को ले ऑफ कर देंगे। ले ऑफ करने से जो उनकी इनकम है वर्कर्स की कम होगी, सेविंग भी कम होगी, इनकम कम हुई तो सेविंग भी कम होगी। वो कम कब तक होती जाएगी, जब तक वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं हो जाती इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेविंग ज़्यादा हो गई थी ना इन्वेस्टमेंट से, सेविंग ऊपर जा रहा है इन्वेस्टमेंट कर्व के इक्विलिब्रियम के राइट में, सेविंग का ऊपर है, इन्वेस्टमेंट वाला नीचे है। सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेविंग ज़्यादा क्यों हो गई, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा थी पहले, लेकिन अब डिमांड कम हो गई, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। तो जब डिमांड कम हो जाएगी तो वर्कर्स
प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, कट डाउन करेंगे प्रोडक्शन, वर्कर्स को ले ऑफ करेंगे। ले ऑफ करने से उनकी इनकम कम हो जाएगी, फिर उनकी सेविंग भी कम होने लगेगी। कब तक कम होगी, जब तक कि इक्विलिब्रियम में सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है, देन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये कम होती रहेगी सेविंग, कम कब तक होगी, जब तक वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं हो जाती, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, सो आई होप आपको सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एडीएस अप्रोच क्लियर हुआ हो, ये टेबल और ग्राफ भी आपको समझ आए हो। इनकी ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना और इस टेबल और ग्राफ को अच्छे से बना लेना। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर द वीडियो इफ यू लाइक इट। थैंक यू।